हेलो एवरीवन, दिस इज विनय प्रताप सिंह। नाउ वेलकम टू शिक्षा क्लासेस। आज हमारा मॉडल पेपर नंबर 3 है। कौन सा बेटा जी? तो आज हमारा मॉडल पेपर नंबर 3 है। और क्लास कौन सी है? क्लास हमारी 11 है। अगर हमारी क्लासेस आपको पसंद आती हूँ तो आपकी जो मतलब की प्लेलिस्ट बनी हुई है तो आप जाकर वहां पर जाके आप देख सकते हैं। ठीक है ना? और अगर आप अपने दोस्तों के मतलब या आपको जो भी सहपाठी हैं, अगर चीज आपको अच्छी लग रही है तो आप उनको शेयर करें, क्योंकि आपका एक शेयर हमें वो मुकाम तक पहुंचा देगा जिसकी हमें अभी जरूरत है। क्योंकि ये बात आप भी जानते हो, देख रहे हो कि हमारे पास इतना तो सब्सक्राइबर हैं और ना ही हमारे पास इतना तो व्यूज आ रहे हैं। बस कंटेंट में हमारा जो काम है, ईमानदारी से अपना वो काम कर रहे हैं। हम अपना कंटेंट बेहतर से बेहतर आपको दे रहे हैं। अगर आपको चीज अच्छी लग रही हो तो आप उसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चलिए, तो क्लास शुरू करने से पहले हमारा आज का मोटिवेशन वो क्या है? द बेस्ट प्रिपरेशन फॉर टुमारो इज डूइंग योर बेस्ट टुडे। कल की अच्छी तैयारी करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको आज अपना बेस्ट देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा बेटा जी? तो आज आपको अपना बेस्ट देना पड़ेगा कि आपका कल जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए तैयारी आपको आज ही करनी पड़ेगी। चलिए, तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन वो क्या है? देखिए, सिंपल क्वेश्चन आपका है, क्या है? रिमेडियल टीचिंग इन साइंस। किसकी बात हो रही है? तो ये बात हो रही है आपके विज्ञान की बात हो रही है। किसमें? आपका रिमेडियल टीचिंग यानी कि उपचारात्मक शिक्षण की बात हो रही है। किसमें? आपका विज्ञान में। ओके। ऑफ्टन इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ डायग्नोस्टिक असेसमेंट। क्या बोल रहा है कि विज्ञान में उपचारात्मक शिक्षण में अक्सर क्या होता है? निदानात्मक आकलन का उपयोग शामिल होता है। यानी कि सबसे पहले क्या करते हैं? हम डायग्नोस करते हैं, उसके बाद में क्या करते हैं? हम बच्चे को रिमेडी देते हैं। बिल्कुल सही बात है। आगे क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है कि व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ दिस असेसमेंट। तो आपको बताना है कि इन आकलनों का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। मतलब इनका आपका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तुम्हारे पास ऑप्शन ए है, टू असाइन फाइनल ग्रेड्स टू स्टूडेंट, यानी कि छात्रों को अंतिम ग्रेड प्रदान करना। तो ये तो बिल्कुल नहीं है। ये तो हमारा बिल्कुल ही ऐसा मतलब कोई उद्देश्य नहीं है। मतलब बच्चों को हम मतलब ग्रेड देते हैं और बच्चों को पास कर दें, ऐसा तो हमारा कोई भी उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन बी के हमारे पास में बी है, टू आइडेंटिफाई गैप्स इन स्टूडेंट प्रायर नॉलेज एंड इन्फॉर्म द डिजाइन ऑफ टारगेटेड इंस्ट्रक्शंस। यानी कि छात्रों के पूर्व ज्ञान में अंतराल की पहचान करना। यानी कि उनके मतलब कोई गैप तो नहीं बीच में आ रहा है, मतलब बच्चा कहाँ से आया था और कहाँ पर जब जा रहा है। और लक्षित अनुदेश के प्रारूप का निर्माण करना, यानी कि जो उसका लक्ष्य है उसके लिए क्या करना? उसको मेहनत करवाना। ऑप्शन सी हमारे पास में, टू कंपेयर स्टूडेंट्स अगेंस्ट ईच अदर फॉर कॉम्पिटेटिव रैंकिंग। यानी कि प्रतिस्पर्धा रैंकिंग के लिए छात्रों की एक दूसरे से तुलना करना। तो ये भी हमारा नहीं होगा। तुलना तो हम कर नहीं सकते बच्चे की। तुलना तो हम बच्चे की कर नहीं सकते हैं, क्योंकि तुलना करेंगे तो मतलब बच्चे अंदर कॉम्पिटिटिव बिहेवियर मतलब आ जाएगा उसके अंदर। मतलब वो उसके अंदर मतलब लालच पैदा हो जाएगा, जिसकी वजह से हम उसके कंपटीशन की बात तो कर नहीं सकते हैं बच्चों के साथ में। और दूसरी बात ये है कि अगर बच्चा बड़ा हो तो मतलब इसके बारे में हम सोच सकते हैं। परंतु ये बात आप भी जानते हो, जो हम किसके लिए पढ़ा रहे हैं, तो जो एग्जाम हो किसके लिए? एग्जाम हमारा जो है 6 to 8 के बच्चों के लिए है। तो उनको मद्देनजर रखते हुए ये तो आपका जो ऑप्शन होगा वो हमारा गलत हो जाएगा। ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। आगे देखिए, ऑप्शन नंबर डी हमारा है, टू फुलफिल एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट्स विदाउट अल्टरिंग टीचिंग मेथड्स। क्या बोल रहा है कि शिक्षण विधियों में परिवर्तन किए बिना शिक्षण विधियों में परिवर्तन किए बिना प्रशासनिक आवश्यकताओं को पूरा करना। किसको पूरा करना? जो आपकी प्रशासनिक आवश्यकताएं हैं। तो जब प्रशासनिक आवश्यकताएं आई बीच में तो विद्यार्थी कहाँ चले गए? विद्यार्थी हमारे बाहर हो गए ना यहाँ से। तो ये भी हमारा गलत ऑप्शन हो जाएगा। तो कौन सा बच्चा हमारा? तो हमारा इकलौता एक ऑप्शन बच्चा, वो था हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला। यानी कि आपका क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या? 32 हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। किसकी बात हुई बेटा जी? तो यहाँ बात हुई आपकी नॉट की बात हुई है। नॉट द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग साइंस इन द मिडिल स्कूल एज। क्या बोल रहा है? कि ये बोल रहा है आपसे कि माध्यमिक विद्यालय चरण में निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान पढ़ाने का एक वांछित उद्देश्य नहीं है। किसमें? आपका जो माध्यमिक स्तर का जो मतलब विद्यालय होता है उसमें कौन सा हमारा डिजायर ऑब्जेक्टिव नहीं है टीचिंग साइंस इन मिडिल स्कूल एज पे।
तो बताइए कौन सा हमारा नहीं हो सकता है, बताइए क्या उद्देश्य हमारा नहीं हो सकता है। तो हमारे पास ऑप्शन ए है, क्या ऑप्शन ए है, टू इंक्लूड इंटरेस्ट इन द साइंटिफिक हॉबी, यानी कि वैज्ञानिक शौक में रुचि पैदा करवाना बच्चे का। तो ये क्या हमारा, ये तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। मतलब जब बच्चे की मतलब वैज्ञानिक रुचि, मतलब वैज्ञानिक शौक में रुचि पैदा होगी तभी मतलब वो अच्छे से पढ़ाई कर पाएगा, आगे मतलब उसको वैज्ञानिक बनने का इच्छा जागृत होगी उसकी। तो ये तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए वाला। ऑप्शन बी हमारा क्या है, बी है टू डेवलप, टू डेवलप द एबिलिटी टू प्रैक्टिस देयर नॉलेज एंड एक्सपेरिमेंट एक्सपीरियंसेस इन देयर डेली लाइफ। क्या बोल रहा है कि दैनिक जीवन में ज्ञान और अनुभव का अभ्यास करने की क्षमता विकसित करना, किसमें, आपके जो दैनिक मतलब जो जीवन है मतलब उनमें मतलब अभ्यास करवाना कि विज्ञान का उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है, मतलब कैसे हमारी लाइट मतलब इधर से उधर जाती है, कैसे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, लाइट क्यों आती है ना, बल्ब कैसे जलता है। तो ये सब क्या मतलब विज्ञान के एक्सपेरिमेंट हो जाएंगे इस प्रकार से। तो ये क्या हमारा, ये भी हमारा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन बी हमारा सही हो गया। ऑप्शन सी हमारे पास में क्या है कि टू परफॉर्म बेटर इन कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, यानी कि प्रतियोगी परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन करना, यानी कि बच्चा मतलब कॉम्पिटेटिव एग्जाम अच्छा स्कोर लेके आए उसके लिए उससे मतलब कि प्रोत्साहित करना, मतलब उससे बोलना कि बेटा आप अच्छे से मेहनत कीजिए, आगे जाके आपको मतलब ये एग्जाम क्वालिफाई करना है, वो एग्जाम क्वालिफाई करना है। ओके, ऑप्शन डी हमारे पास में क्या है, टू रियलाइज द रोल ऑफ साइंस इन द चेंजिंग वर्ल्ड, परिवर्तनशील विश्व में विज्ञान की भूमिका का एहसास कराना, कि मतलब अब जो समय आ रहा है वो कैसा है, वो समय वैज्ञानिक का है, यानी कि विज्ञान का समय है, तो उसमें आपकी हेल्प बहुत ज्यादा लगेगी। तो ये भी क्या हमारे पास है, ये भी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। और जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा इतना ज्यादा करेक्ट ऑप्शन नहीं है। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका आपको जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा बेटा जी, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसके मतलब वो क्या मतलब एक उद्देश्य नहीं है आपका माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान पढ़ाने का, क्या नहीं है आपका, उसका आपका उद्देश्य नहीं है माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान पढ़ाने का, कौन सा आपका प्रतियोगी परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन करना। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या 33, विच टाइप ऑफ असेसमेंट, विच टाइप ऑफ असेसमेंट encourages students to participate in their learning process by setting their own goals and evaluating their progress। क्या बोल रहा है कि ये बोल रहा है आपसे कि किस प्रकार का आकलन छात्रों को अपने लक्ष्य निर्धारित करके और अपनी प्रगति का आकलन करके अपनी अधिगम की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो कौन सा करता बताइए। तुम्हारे पास ऑप्शन ए है, क्या ऑप्शन ए हमारे पास में समेटिव असेसमेंट, यानी कि योग्यात्मक असेसमेंट। तो ये क्या मतलब, ये तो एक प्रकार से मतलब जो आपका एग्जाम होता है ना, आपका मतलब yearly जो एग्जाम होता है तो वो हो गया, तो वो तो हमारा नहीं करता है। ऑप्शन बी हमारे पास में क्या है, फॉर्मेटिव असेसमेंट, यानी कि रचनात्मक आकलन। ये आपके मतलब एक प्रकार जो मतलब आपके जो टेस्ट होते हैं वो होते हैं। ऑप्शन सी हमारे पास में डायग्नोस्टिक असेसमेंट, यानी कि नैदानिक आकलन। और ऑप्शन डी हमारे पास में क्या है, असेसमेंट एज लर्निंग, यानी कि अधिगम के रूप में आकलन। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका आपको जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर, असेसमेंट एज लर्निंग, अधिगम के लिए अधिगम के रूप में आकलन आपका क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर क्वेश्चन का आपका हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 34, सिंपल क्वेश्चन है, देखिए क्या है, माइंड मैपिंग रेफर एज, जो हमारा माइंड मैपिंग होता है उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब तो वो क्या होती है, वो हमारी होती है टेक्निक होती है टू एनहांस कॉम्प्रीहेंशन, मतलब आपको बताना कि मतलब चीजें मतलब किस प्रकार से अच्छी हो सकती हैं, ठीक है ना, यानी कि बोध बढ़ाने की टेक्निक, क्या बढ़ाने की मतलब उसके अंदर मतलब की क्षमता बढ़ाने की जो टेक्निक होती है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं माइंड मैपिंग। बच्चा हमारा और ज्यादा कैसा हो जाए, और ज्यादा हमारा बच्चा स्ट्रांग हो जाए, समझदार हो जाए, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर क्या हमारे पास में 35, तो वो क्या देखिए, टेक्नोलॉजी शुड बी यूज एज बाई द टीचर फॉर द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, जो हमारा टीचर है मतलब वो क्या कर रहा है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है, तो उससे क्या होगा, देखिए शिक्षा अधिगम प्रक्रिया के लिए एक शिक्षक के
द्वारा के रूप में प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, मतलब एज ए टूल की तरह उससे इस्तेमाल करना चाहिए। किसके रूप में? एज ए टूल की तरह उससे इस्तेमाल करना चाहिए। किसका? टेक्नोलॉजी का। ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 हमारा क्या है, इसे हिंदी में पढ़ते हैं हम। देखिए सवाल हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विज्ञान कक्षा में मुक्त खोज विधि, कौन सी विधि बच्चा जी? ओपन डिस्कवरी मेथड। कौन सा मेथड है आपका? ओपन डिस्कवरी मेथड के हिसाब से आपका क्या है, अनुप्रयोग का सबसे अच्छा वर्णन है। तो बताइए कौन सा होगा। देखिए पहला ऑप्शन क्या है, छात्रों द्वारा पौधों पर प्रयोग करने से पहले शिक्षक प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का विस्तृत विवरण प्रस्तुत कर रहा है। तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। उसके बाद में देखते हैं हम आपका ऑप्शन नंबर बी के हमारे पास में, हमारा ऑप्शन बी है, छात्रों को सामग्री का एक सेट देना और जांच करने के लिए एक विशिष्ट प्रश्न दिया जाना चाहिए। क्या देना चाहिए? एक विशिष्ट प्रश्न दिया जाना चाहिए। और प्रश्न कौन देगा आपको? जाहिर सी बात है अध्यापक देगा आपका, है ना। तो देखिए जब मुक्त की बात होती है, इसकी बात होती है, जब मुक्त की बात होती है तो इसमें क्या मतलब ओपन है। तो मतलब बच्चे को मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि मतलब आपको ये काम करना ही करना है, आपको ये चीज मतलब निकालनी है। तो मतलब होता क्या है कि मतलब आप बच्चों को चीजें देते हो, बच्चा अपने हिसाब से क्या करता है, चीजों को देखता है, समझता है और मतलब उससे खोज करता है, डिस्कवरी करता है उसमें। तो आपका ऑप्शन नंबर बी भी हमारा नहीं हो पाएगा। ऑप्शन सी हमारे पास में क्या है, छात्रों को विभिन्न सामग्रियां और उपकरण उपलब्ध कराएं और उन्हें बिना किसी विशिष्ट निर्देश के स्वयं प्रेरित प्रयोगों के माध्यम से वैज्ञानिक अवधारणाओं का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित करना। मतलब बच्चा अपने आप चीजें मतलब करके देखे। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा बच्चा जी? तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा आपका? तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर क्या हमारे पास में 37। क्वेश्चन हमारा क्या है, कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड CaOCl2, यानी कि आपको बताना है जो कंपाउंड हमारा है, कौन सा कंपाउंड है हमारा, CaOCl2। तो इसका केमिकल मतलब सामान्य नाम क्या होगा बताइए। तो बताइए इसका सामान्य नाम क्या होगा। तो इसका सामान्य नाम होगा हमारा क्या होगा, इसे बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। क्या बोलते हैं बच्चा जी? तो इसे बोलते हैं हम ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं ब्रंजक चूर्ण। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं ब्रंजक चूर्ण बोलते हैं। और इसे बनाते कैसे बताइए, इसे कैसे बनाते हैं? तो इसके बनाने की विधि क्या होती है? तो वो होती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद क्लोरीन गैस। जो मैं क्या होती है, क्लोरीन जो गैस होती है उसका क्या करते हैं हम, रिएक्शन करवाते हैं। तो क्या बनता है हमारा? तो बनता है हमारा कैल्शियम CaOCl2 और प्लस वाटर हमारा क्या होता है, रिलीज होता है ना। क्या होता है हमारा? वाटर हमारा रिलीज होता है। तो ये क्या बन गया? ये बन गया हमारा कैल्शियम। क्या बन गया हमारा? ये बन गया हमारा ब्लीचिंग पाउडर। क्या बन गया बच्चा जी? तो ये बन गया हमारा ब्लीचिंग पाउडर बन गया। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सामान्य नाम क्या होता है? तो इसका कॉमन नेम क्या होता है? इसका कॉमन नेम होता है आपका स्लेज लाइम। क्या होता है आपका? तो इसका कॉमन नेम होता है हमारा सिलेक्ट लाइम। ठीक है ना। क्या होता है बच्चा जी? तो इसका कॉमन नेम होता है हमारा स्लेक्ट लाइम, यानी कि इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं बुझा हुआ चूना। क्या बोलते हैं? इससे बोलते हैं हम बुझा हुआ चूना। ठीक है ना। या ऐसे मतलब शुष्क चूना के रूप में भी जानते हैं किसको, सिलेक्ट लाइम को, है ना बच्चा जी। चलिए और बताइए जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है। अब जब बात आई गई है तो बताइए, जो आपका होता है ना, क्या होता है जिप्सम, उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है हमारा क्या होता है बच्चा जी? तो वो होता है हमारा क्या होता है तो वो होता है हमारा कैल्शियम सल्फेट CaSO4 .2 moles ऑफ वाटर। ये क्या हमारा जिप्सम का फॉर्मूला है, कैल्शियम सल्फेट और .2 moles ऑफ वाटर। उसके बाद अगर बात करें हम बेकिंग सोडा की, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है बताइए। तो उसका फॉर्मूला होता है हमारा क्या होता है? तो उसका होता है NaHCO3, है ना। और अगर बात करें हम आपकी किसकी, वाजिस सोडा की बात करें, किसकी बात करें आपकी
जो आपका धावक सोडा उसकी बात करें तो उसमें क्या होता है हमारा, उसका होता है हमारा क्या होता है Na2CO3 डॉट 10 मोल्स ऑफ वाटर, ठीक है ना। ये क्या हमारा, ये हमारा बॉसिस सोडा का क्या है, फॉर्मूला हमारा है ना। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है 38। द एलिमेंट हैविंग टेट्रा एटॉमिक एटॉमिसिटी, मतलब आपको बताना कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसकी क्या हमारे पास में टेट्रा एटॉमिक एटॉमिसिटी है। कैसे हमारी टेट्रा के मतलब चतुस्थ परमाणु परमाणुकता है। अब पहले तो आप ये बताइए कि जो एटॉमिसिटी होती है वो क्या होती है, मतलब जो शब्द है हमारा एटॉमिसिटी उसका मतलब क्या होता है। तो उसका मतलब होता है क्या होता है, प्रेजेंट प्रेजेंट नंबर ऑफ एटम्स, मतलब जितने भी आपको मतलब कि एटम्स प्रेजेंट हैं, एटम्स इन एनी मॉलिक्यूल, किसी मॉलिक्यूल में, इन एनी मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, मतलब किसी भी एलिमेंट के मॉलिक्यूल में जितने भी हमारे नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं, तो उससे क्या बोलते हैं, कॉल्ड एटॉमिसिटी। क्या बोलेंगे बच्चा जी, तो उससे बोलते हैं हम एटॉमिसिटी बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं एटॉमिसिटी। जैसे आप बात करते हैं हीलियम की, हम बात करते हैं किसकी, हीलियम की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है देखिए, तो इसका इसमें कितने एटम होते हैं, इसमें होता है एक एटम। कैसा होता है, हीलियम ऐसे लिखते हैं ना हम, ऐसे लिखते हैं ना आपका, एच लिखते हैं हीलियम आपका, या आपका आर्गन हो गया, क्या हो गया आपका ऑर्गन हो गया। कैसे लिखते हैं हम, ऐसे लिखते हैं, एयर लिखते हैं हम, है ना। अगर बात करें डायटोमिक की, ये क्या हमारा, ये हमारे हैं कैसे बेटा जी, तो ये हमारे हैं मोनो एटॉमिक। कैसे हैं, तो ये हमारे हैं मोनोटॉमिक हैं, ठीक है ना। और डायटोमिक कौन से होते हैं, तो डायटोमिक हमारे कौन से होते हैं बताइए, तो वो होते हैं नाइट्रोजन हो गया आपका, क्या हो गया, नाइट्रोजन हमारा हो गया, N2 हो गया हमारा, है ना, Cl2 हो गया, क्लोरीन हमारा हो गया, है ना। तो ये क्या हमारे, ये हमारे हैं डाई एटॉमिक। कैसे हमारे, तो ये हमारे हैं डाई एटॉमिक है ना। और उसके बाद अगर बात करें टेट्रा एटॉमिक की, तो टेट्रा एटॉमिक कौन सा हमारे पास में, तो वो है फॉस्फोरस। कौन सा हमारा, तो वो है फॉस्फोरस। अगर आपको ध्यान हो तो एक बार मतलब जो कम ऐसे कैसे लिखते हैं, ऐसे इस प्रकार से लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, P4 लिखते हैं हम, है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा आपका, फॉस्फोरस हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फॉस्फोरस कैसा है हमारा, तो वो हमारा है टेट्रा एटॉमिक एटॉमिसिटी। कैसा हमारा है, तो वो हमारा है टेट्रा एटॉमिक हमारा, यानी कि चतुस्थ परमाणु है। अगर आपका सवाल आ जाए आपके एग्जाम में, सवाल क्या आ जाए कि बताइए पॉली एटॉमिक किस में होता है, मतलब पॉली एटॉमिक किस में होता है, तो किस में होता है बताइए पॉली एटॉमिक, तो पॉली एटॉमिक होता है हमारा किस में, सल्फर में। किस में होता है, तो वो होता है हमारा किस में क्या जी, तो वो होता है हमारा सल्फर में होता है, ठीक है ना। किस में होता है, तो वो होता है हमारा सल्फर में, ठीक है ना। ध्यान रहेगा आपको कि मोनोटॉमिक क्या होता है आपका, डायटोमिक क्या होता है, टेट्राटोमिक क्या होता है, और हमारा पॉलीटॉमिक क्या होता है, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रोकैरियोट्स आर इंक्लूड इन अंडर द किंगडम ऑफ, जो हमारे प्रोकैरियोट्स हैं वो हमारे किस में रहते हैं ये आपको बताना है। यानी कि जो प्रोकैरियोट्स हमारे हैं, प्रोकैरियोट्स को जगत में शामिल किया जाता है, तो किस में किया जाता है, तो वो किया जाता है हमारा मोनेरा में। किस में आते हैं प्रोकैरियोट्स हमारे, तो प्रोकैरियोट्स हमारे आते हैं मोनेरा में। किस में आते हैं बच्चा जी, तो वो आते हैं हमारे मोनेरा में आते हैं, ठीक है ना। और मोनेरा में क्या होता है, जनरली हमारे बैक्टीरियास आते हैं। कौन से आते हैं आपके इसमें मोनेरा में, तो वो आते हैं हमारे बैक्टीरिया होते हैं, है ना। और जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं उनके शेप के हिसाब से हमने क्या किया था, ऑन द बेसिस ऑफ शेप। किसके बेस पर बेटा जी, शेप के बेस पर हमने क्या किया था, चार पार्ट में डिवाइड किया था। कितने में किया था, तो चार में डिवाइड किया था। किसको आपने, अपने बैक्टीरियाज को। कितने में किया था, तो वो क्या था, हमने चार में किया था। कौन कौन से होते हैं आपके बताइए, तो एक तो हमारा होता है कोकस। क्या होता है हमारा, कोकस होता है हमारा, कोकस होता है हमारा, ठीक है ना। क्या होता है, कोकस होता है, कोकस, बेसिलस, आप सबको याद होगा ना, क्या होता है आपका कोकस, बेसिलस, आपका विब्रियो हो गया, क्या हो गया,
आपका विब्रियो हो गया, और आखिरी में क्या होता है आपका, आके हमारा होता है स्पाइरला, स्पाइरलम, ठीक है ना। कोकस, बैसिलस, विब्रियो और स्पाइरलम। कोकस कैसा होता है, कोकस हमारा होता है गोल, कैसा होता है, गोला जैसा होता है कोकस हमारा, है ना। उसके बाद अगर बात करें किसकी, हम बेसिलस की बात करें, तो वो कैसा होता है बताइए, तो वो होता है हमारा रॉड शेप, कैसा होता है, तो वो होता है हमारा रॉड शेप होता है। विब्रियो कैसा होता है, तो विब्रियो हमारा होता है कॉमा शेप, कैसा होता है बेटा जी, तो वो होता है हमारा कॉमा शेप होता है। और स्पाइलम कैसा होता है, तो वो होता है हमारा टेढ़ा मेढ़ा, ऐसा होता है ना। और कहीं कहीं पे मतलब आपको फ्लैजिला देखने को मिलते हैं, है ना। और अगर हम बात करें किसकी, आपकी प्रोटिस्टा की बात करें, किसकी बात करें आप, प्रोटिस्टा की बात करें, तो इसमें क्या आता है बताइए, प्रोटिस्टा में कौन से आते हैं आपके, कौन बताएगा, बताइए कमेंट कीजिए आप लोग, किसमें है दम, बताइए, किसको किसको नॉलेज है प्रोटिस्टा के बारे में, कौन बताएगा आपको। तो देखिए प्रोटिस्टा में क्या आता है, प्रोटिस्टा में हमारे आते हैं प्रोकैरियोटिक यूकैरियोट्स, क्या आते हैं आपके सिंगल सेलुलर आपके यूकैरियोट्स आते हैं हमारे। कौन आते हैं इसमें, तो इसमें आपके आते हैं यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स, क्या आते हैं बेटा जी, तो इसमें आपके आता है यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आते हैं आपके, ठीक है ना, याद रखिएगा। उसके बाद में आपको जो फंजाई प्लांटी एनिमलिया जो होते हैं, उसमें कौन आते हैं आपके, उसमें आते हैं आपके मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स आते हैं आपके, कौन आते हैं आपके, मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स आते हैं आपके, ठीक है ना। और प्लांटी के बारे में तो आप जानते ही हो, प्लांटी क्या होता है, उसमें क्या आता है आपके प्लांट्स आते हैं हमारे, कौन आते हैं आपके, इसमें हमारे प्लांट्स आते हैं प्लांटी में हमारे। और फंजाई में क्या आता है बताइए, कौन बताएगा, तो फंजाई में हमारे कौन कौन से आते हैं, तो फंजाई होती क्या बताइए, पहले तो फंजाई हमारी कवक होती है, क्या होती है हमारी कवक होती है। और कवक कैसा होता है हमारा बताइए, तो कवक हमारा होता है कैसा, सेप्रोफिटिक, कैसा होता है बेटा जी, तो वो होता है हमारा सेप्रोफिटिक होता है। अब सेप्रोफिटिक क्या होता है बताइए, सेप्रोफिटिक मतलब कि वो जो मतलब कि डेड ऑर्गेनिज्म पर खुद ग्रो करे, कैसे, जो मरे हुए जानवर होते हैं उन पर, मतलब मरे हुए जानवर या मतलब कि पेड़ पौधे या मतलब कोई भी चीज उस पर क्या हो, ग्रो करे। जैसे आप देखा होगा मतलब जो बरसात का मौसम होता है ना, तो उसमें आपका कुकुरमुत्ता निकल आता है, मतलब आपका फंजा निकल आती है, मशरूम टाइप में जो होता है ना आपका, कहाँ पे निकलती है, ये सब घूरा हो गया या मतलब कोई और चीज, मतलब जहाँ पे सड़ा गला मतलब पड़ा हो, तो वहां पे क्या निकल आता है आपका, मशरूम निकल आता है आपका, है ना। तो वो सब क्या है, तो वो हमारे फंजाई हैं। और किसमें आते हैं हमारे, तो वो आते हैं आपका, वो होते कौन है, तो वो होते हैं हमारे सेप्रोफिटिक होते हैं, कैसे होते हैं बच्चा जी, तो वो होते हैं हमारे सेप्रोफिटिक होते हैं, ठीक है ना। और अब जब हमने मशरूम की बात करी दी है, किसकी बात कर दी है, मशरूम की बात कर दी है, किसकी बात की बच्चा जी, मशरूम की बात की है। तो आप ये बता दीजिए जो मशरूम होता है उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, बताइए क्या होता है उसका नेम, तो उससे बोलते हैं हम अगेरिकस, क्या बोलते हैं बच्चा जी, तो उससे बोलते हैं हम अगेरिकस बोलते हैं, ठीक है ना। अगेरिकस क्या हमारे पास साइंटिफिक नेम है किसका, आपका मशरूम का, ठीक है ना। और वो किसमें आती है बताइए, कौन बताएगा, तो वो आती है हमारी किसमें आती है बेटा जी, तो ये आता हमारा फंजाइक्स, उसमें आता तो ये आपका आता है बेसिडियो माइसिटिस में आता है, किसमें आता है आपका, तो ये आपका आता है बेसिडियो माइसिटिस के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। तो आपको एक बात बता दें कि ये सब जो हमने पढ़ाया है आपको समझाया है, ये आपके मतलब एग्जाम से काफी ऊपर है, परंतु हमारा मन था इसलिए हमने आपको समझा दिया है, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 हमारा वो क्या है, सवाल सिंपल है, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग अलॉय कंटेन क्रोमियम, जो क्रोमियम का जो अलॉय है वो किस में मिलता है आपको बताइए, निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से कौन से मिश्र धातु में क्रोमियम शामिल होता है। हमारे पास ऑप्शन ए है स्टील यानी कि इस्पात, ऑप्शन बी हमारे पास में स्टेनलेस स्टील यानी कि आपका जंगरोधी इस्पात, ऑप्शन सी हमारे पास में क्या है मैग्नेलियम यानी कि मैग्नेलियम हमारा, ऑप्शन डी हमारे पास में क्या है ब्रास यानी कि पीतल। तो देखिए जो ब्रास होता है उसमें वो किससे मिलकर बनता है, तो वो बनता है हमारा किससे मिलकर, तो वो बनता है हमारा कौन सा आपका ब्रास, कॉपर एंड जिंक, क्या होता है उसमें, तो उसमें होता है क्या हमारा कॉपर और जिंक होता है हमारा, क्या होता है बच्चा जी, तो उसमें हमारा होता है कॉपर और जिंक होता है, ठीक है ना। और जो हमारा स्टेनलेस स्टील होता है, क्या होता है आपका स्टेनलेस स्टील होता है, वो किससे मिलकर बनता है, तो वो बनता है हमारा किससे मिलकर बच्चा जी, तो वो बनता है हमारा आयरन, आयरन हो गया आपका, क्या हो गया आयरन हो गया आपका,
क्रोमियम हो गया आपका, क्या हो गया आपका, क्रोमियम हो गया आपका, और आपका निकल हो गया, क्या हो गया आपका, निकल हो गया आपका, और आपका कार्बन, ठीक है ना, क्या होता है निकल प्लस कार्बन, इससे मिलके क्या बनता है, तो इससे मिलके बनता है हमारा स्टेनलेस स्टील, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, जंग रोधी इस्पात क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए एक सवाल पूछते हैं आपसे, जो आपका ब्रोंज होता है, क्या होता है बेटा जी, जो आपका ब्रोंज होता है वो किससे मिलकर बनता है, कौन बताएगा। आपके पास 10 सेकंड है, कमेंट कमेंट करके बताइए कि मतलब आपका जो ब्रोंज होता है, ब्रोंज मतलब कि आपका जो कांसा होता है, कांसा जो होता है आपका वो किससे मिलके बनता है, कौन बताएगा, बताइए कमेंट करके। चलिए आप तो बताएंगे नहीं, आपका हमें बता देते हैं, जो आपका ब्रॉन्ज होता है वो किससे मिलकर बनता है बेटा जी, तो वो बनता है हमारा किससे मिलकर, तो वो बनता है हमारा किससे मिलकर, तो वो बनता है हमारा ब्रॉन्ज कॉपर और टिन, किससे मिलकर बनता है, तो वो बनता है हमारा कॉपर और टिन से मिलकर बनता है, ठीक है ना। याद रहेगा आपका, जो आपका सीटीआई का एग्जाम होता है उसमें मतलब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है कि मतलब जो हमारा ब्रॉन्ज होता है कांसा वो किससे मिलकर बनता है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 41। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या, हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स टू द एटॉमिक साइज और एज यू गो डाउन द ग्रुप। क्या बोल रहा है कि जैसे जैसे आप वर्ग में नीचे जाते जाएंगे, किसमें जाएंगे आप, नीचे जाएंगे आपके वर्ग में, परमाणु आकार का क्या होगा, जो आपका एटॉमिक साइज है वो क्या होगा हमारा, बताइए एटॉमिक साइज यू गो थ्रू द ग्रुप्स। अगर आप ग्रुप पे नीचे जाते हैं, कहाँ जाते हैं बेटा जी, अगर आप ग्रुप में नीचे जाते हैं तो जो साइज होगा आपका, साइज किसका, आपका एटॉमिक साइज, तो वो क्या होगा। देखिए जैसे आप मान लीजिए आपके फर्स्ट ग्रुप ले लेते हैं, अगर आप फर्स्ट पेज में जाएंगे आप, देखिए अगर फर्स्ट मानते हैं आपका हाइड्रोजन है, तो उसमें क्या होता है, मतलब जो एटम होता है उसके पास क्या होती है बेटा जी, एक सेल होती है ना, एक न्यूक्लियस, और उसके ऊपर हमारा दो सेल एक सेल होती है हमारी, क्या होती है, एक न्यूक्लियस होता है हमारा, और एक क्या होता है पास हमारे उसके पास में सेल होता है ना। अंदर क्या हमारा न्यूक्लियस अंदर है, और बाहर क्या उसकी पहली कक्षा है ना। उसके बाद अगर हम जाते हैं कहाँ पर, अगर हम जाते हैं लिथियम के पास में, कहाँ पे जाते हैं बच्चा जी, अगर हम जाते हैं लिथियम के पास जाते हैं, तो उसके पास क्या होता है, उसके पास हमारी क्या होती है, एक है तो हमारी क्या होती है, वो होता है, क्या होता है हमारे पास न्यूक्लियस होता है एक हमारा, क्या होता है बेटा जी, न्यूक्लियस होता है हमारा। उसके बाद में उसके पास एक कक्षा होती है, क्या होती है उसके पास में एक सेल होती है, और उसके बाद में उसके पास दूसरी सेल होती है, क्या होती है उसके पास में दूसरी सेल होती है, ठीक है ना। कितनी सेल होगी उसके पास में, दो सेल होगी। और उसके बाद हम जाते कहाँ पर हैं, सोडियम के पास जाते हैं, कहाँ जाते हैं भैया, सोडियम के पास जाते हैं। तो उसके पास क्या होता है, एक न्यूक्लियस, क्या होता है बेटा जी, एक न्यूक्लियस होता है। उसके बाद में उसके पास एक सेल, दो सेल, और उसके पास में तीन सेल होती है ना। और उसी प्रकार से जब नीचे जाते जाते हो तो क्या होता है, सेल का नंबर क्या होता है, बढ़ जाता है, नंबर ऑफ सेल्स। एक सेकेंड, जो आपका नंबर ऑफ सेल होता है, क्या होता है बेटा जी, जो आपका नंबर ऑफ सेल्स होता है वो उसका बढ़ जाता है ना, नीचे नीचे जाते हुए। तो जब नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है उसका क्या होगा, साइज भी उसका बढ़ जाएगा। देखिए आप, इसका साइज कैसा छोटा है, उसका साइज उसके मुकाबले बड़ा है ना, कैसा साइज उसका बड़ा है। और फिर क्या इसका भी साइज जो कैसा है, ज्यादा बड़ा है ना। तो यानी कि नीचे जाते हुए क्या होगा ग्रुप में, आपको जो साइज होगा एटॉमिक साइज वो क्या होगा बेटा जी, तो वो हमारा बढ़ेगा, ठीक है ना, क्या होगा वो हमारा बढ़ेगा। तो क्या हो गया आपका, इसका इसका आपका हो गया ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर, क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर पूछ ले हम, आपका अगर एटॉमिक साइज आपका पीरियड्स में, अगर आपका पीरियड में इस प्रकार से आप यहाँ से यहाँ पर जाओगे, तो जो आपका एटॉमिक साइज है, एटॉमिक, एक सेकेंड, जो आपका एटॉमिक साइज है हमारा
वो क्या होगा, तो ये आप करेंगे कमेंट। देखते हैं आपको कितना समझदार है, कितना आपको नॉलेज है इसमें, ठीक है ना। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर क्या हमारे पास में 42, द कलर ऑफ न्यूट्रल लिटमस सॉल्यूशन। आपको बताना न्यूट्रल लिटमस सॉल्यूशन का कलर क्या होगा। उदासीन लिटमस विलेन का रंग क्या होगा बताइए, क्या होगा उसका, क्या उसका ब्लू होगा यानी कि नीला होगा उसका, या उसका वायलेट होगा यानी कि जामुनी होगा, या आपका उसका ब्लैक होगा यानी कि काला होगा, या उसका पर्पल यानी कि बैगनी होगा। कैसा होगा बेटा जी बताइए, कौन बताएगा आप। तो उसका होता है पर्पल। कैसा होता है बेटा जी, तो उसका होता है पर्पल, ठीक है ना। कैसा होता है, तो उसका होता है बैगनी। क्या होता है उसका, न्यूट्रल कलर होता है उसका, इसका आपका लिटमस सॉल्यूशन का। ओके, देखिए अब अगर आप देख पा रहे हो इमेज में, तो ये क्या हमारा अम्ल है, क्या है बेटा जी हमारा एसिड है। ये क्या हमारे पास में अम्ल है, ठीक है ना। जब अम्ल था तो क्या हुआ, नीले से वो कहाँ चला गया, नीले से गया वो कहाँ पर बेटा जी, तो वो गया हमारा लाल पे। कहाँ चला गया, तो वो चला गया लाल पर, ठीक है ना। कहाँ पे गया बेटा जी, तो वो गया लाल पर। और उसी प्रकार से अगर मतलब बेस में जाएंगे हम, कहाँ पर जाएंगे हम, बेस में जाएंगे, तो वो क्या होगा, लाल से कहाँ जाएगा बताइए, कौन बताएगा। तो वो जाएगा लाल से कहाँ पर बेटा जी, तो वो जाएगा नीले पर। कहाँ जाएगा, लाल से कहाँ पर जाएगा, तो वो जाएगा नीले पर, ठीक है ना। आपको समझ में आया कि अगर हमारा अम्ल है, एसिड है, तो क्या हो जाएगा, ब्लू से कहाँ जाएगा, रेड पे जाएगा। ब्लू लिटमस टर्न्स इनटू रेड, है ना। और अगर हमारे पास बेस है, तो क्या होगा, रेड लिटमस टर्न्स इनटू ब्लू, है ना। समझ में आया आपको। चलिए, और न्यूट्रल कैसा होता है, न्यूट्रल हमारा होता है बैगनी यानी कि पर्पल होता है हमारा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 43, वो क्या है, स्नेक्स बिलोंग टू विच एनिमल क्लास। जो हमारे सांप होते हैं, स्नेक्स होते हैं, वो हमारे किस एनिमल क्लास से बिलोंग करते हैं, ये आप बताइए। सांप किस जंतु वर्ग से संबंधित होता है, क्या वो बैक्टीरिया में आते हैं, या वो रेप्टाइल्स में आते हैं, या वो एम्फीबिया में आते हैं, या वो मेमलिया में आते हैं, किस में आते हैं, तो वो आते हैं बेटा जी आपके किस में आते हैं, तो वो आते हैं आपके रेप्टाइल्स में। किस में आते हैं, तो वो आपके आते हैं सरीसृप में आते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर क्या हमारे पास में 44, सवाल सिंपल है, विच टिश्यू अमंग द फॉलोइंग इज अ प्रोटेक्टिव टिश्यू इन द एनिमल बॉडी। एनिमल बॉडी में आपका प्रोटेक्शन का काम कौन सा टिश्यू करता है, ये आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जीव शरीर में सुरक्षात्मक ऊतक का काम करता है। किसका बेटा जी, प्रोटेक्टिव टिश्यू का काम करता है। तो कौन सा करता है बताइए, कौन बताएगा। देखिए हमारे पास ऑप्शन ए है मस्कुलर टिश्यू यानी कि पेशी ऊतक। ऑप्शन बी हमारे पास में नर्वस टिश्यू यानी कि तंत्रिका ऊतक। ऑप्शन सी हमारे पास में एपिथेलियल टिश्यू यानी कि उपकला ऊतक। या आपका ऑप्शन डी कनेक्टिव टिश्यू यानी कि संयोगी ऊतक। तो कौन सा होगा बेटा जी, तो वो होता है हमारा एपिथेलियल टिश्यू। कौन सा होता है, तो वो होता है हमारा एपिथेलियल टिश्यू होता है हमारा, यानी कि उपकला ऊतक हमारा क्या होता है, वो हमें क्या देता है, वो हमें सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 45, विच ब्लड वेसल कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। क्या बोल रहा है कि कौन सी रक्त वाहिकाएं ऑक्सीकृत रक्त को हृदय से शरीर के अन्य भागों में लेके जाएंगी। देखिए ये क्या हमारे पास में, ये जा रहा है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, तो हार्ट से लेके कहाँ जा रही है, बॉडी ऑर्गन्स के पास लेके जा रही है, ठीक है ना। कहाँ पे लेके जा रही है बच्चा जी, तो बॉडी पार्ट के पास लेके जा रही है इस प्रकार से। तो कौन सी होगी हमारी, ये आपको बताना है। अब ये वाली कौन सी है बताइए, कौन सी हमारी, तो ये हमारी हो जाएंगे आपकी आर्टरीज। क्या हो जाएंगे बच्चा जी, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारी हो जाएंगे आर्टरीज हो जाएंगी, ठीक है ना। आर्टरीज में क्या होता है आपका, आर्टरीज हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहरा होता है। कैसा बहरा होता है आपका, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा बहरा होता है। किसमें बच्चा जी, ऑक्सीजनेटेड जनरेटेड जो ब्लड होता है हमारा, वो उसमें बहरा होता है। किसमें आपका, आर्टरीज में बहरा होता है, ठीक है ना। और बेस में कैसा होता है, तो बेस हमारा होता है कैसा बच्चा जी, तो बेस में होता है हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है,
है ना, ठीक है ना। कैसा होता है आपका, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा होता है, ठीक है ना। और इसी का उल्टा किसमें होता है, तो वो होता है आपके पल्मोनरी आर्टरीज और पल्मोनरी वेन्स में होता है। पल्मोनरी आर्टरीज और जो पल्मोनरी वेन्स होती है उसमें कैसा होता है बेटा जी, इसी का उल्टा होता है, याद रखिएगा हमेशा। कैसा होता है, इसी का उल्टा होता है ना। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, सिंपल क्वेश्चन आपका है, क्या है, विच पार्ट ऑफ आई कंट्रोल साइज ऑफ अ प्यूपल, मतलब कौन सा पार्ट होता है आपकी आई का जो आपका पीपल को क्या करे, कंट्रोल करे। आंख का कौन सा भाग पुतली को करता है, आकार को नियंत्रित करता है। तो कौन सा करता है, हमारे पास ऑप्शन ए है कॉर्निया, ऑप्शन बी हमारे पास में आइरिस, ऑप्शन सी हमारे पास में रेटिना, ऑप्शन डी हमारे पास में क्या है, आई लेंस है। तो देखिए पीपल कहाँ पर है, तो पीपल हमारा ये है। कैसा बेटा जी, देखिए आप, है ना, कहाँ पर पीपल हमारा बताइए, तो पीपल हमारा ये रहा, ठीक है ना। अब पीपल को कंट्रोल कौन करता है बताइए। देखिए ये मतलब जो ब्लैक ब्लैक है वो क्या हमारे पास प्यूपल है, यानी कि हमारा क्या है, पुतली है। तो उसके आकार को मतलब मेंटेन कौन करता है, जाहिर सी बात है जो बाहर उसका होगा, क्या होगा, मतलब बाहर जो आपका होगा, यानी कि क्या कौन क्या होगी आपकी, आयरिस होगी। क्या होगी बच्चा जी, तो वो होगी हमारी आयरिस, ठीक है ना। क्या होगी हमारी आयरिस, क्या करती है, आयरिस कंट्रोल करती है हमारा क्या, साइज ऑफ अ पीपल। जो पीपल की जो साइज होता है उसे क्या करता है, कंट्रोल करता है कौन, आपका आयरिस हमारा कंट्रोल करता है। तो क्या हो जाएगा इसका, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 47, तो वो क्या है हमारा, सिंपल क्वेश्चन है, द मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड अ वेरी टाइटली बाउंड लॉन्ग सोलेनाइड इज कंसिडर्ड टू बी, एक बहुत कसकर बंधी लंबी परिनालिका के बाहरी चुंबकीय क्षेत्र का माना जाता है। बताइए क्या होगा आपका, देखिए ये क्या हमारा एक लॉन्ग सोलोनाइट है, क्या है बेटा जी, एक हमारा लंबा सोलोनाइट है हमारा, ठीक है ना। तो आपसे पूछा गया है कि उसके आउटसाइड बाहर की तरफ आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बताइए। तो देखिए जो उसके जो बाहर की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका वो कैसा होगा बेटा जी, बताइए बताइए कौन बताएगा। तो वो होगा हमारा शून्य। क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा बेटा जी, जीरो होगा, ठीक है ना। और इसका फॉर्मूला क्या होता है बताइए, इसका फॉर्मूला होता है हमारा क्या होता है, बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, ठीक है ना। क्या होता है आपका बी नॉट म्यू, क्या होता है बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, क्या होता है इसका फॉर्मूला होता है किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसा होता है, शून्य होता है, ठीक है ना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 48, तो वो क्या बोल रहा है, आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो कौन सी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, बताइए। विद्युत चुम्बकीय तरंग कौन सी होती हैं, तो कौन सी होती है बच्चा जी, तो वो होती है हमारी इंफ्रारेड। कौन सी होती है हमारी, तो वो होती है हमारी इंफ्रारेड, कैसी होती है हमारी, तो ये होती है हमारी इंफ्रारेड जो होती हैं वो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। कैसे होती हैं, तो वो होती है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, कौन सी हमारी बच्चा जी, इंफ्रारेड, ठीक है ना। और इसकी डिस्कवरी किसने की थी बताइए, कौन बताएगा, हु डिस्कवर्ड इंफ्रारेड रेस, बताइए बताइए कौन बताएगा। हमें बताएंगे, आप लोग तो बताएंगे नहीं, कमेंट तो करेंगे नहीं आप लोग। तो कौन किसने किया था, तो वो किया था आपका विलियम विलियम हर्सल। किसने किया था बेटा जी, तो वो किया था आपका विलियम हर्सल ने किया था, ठीक है ना। चलिए, और आपको पता है ना, जो आपके इंफ्रारेड जो वेव्स होती है हमारी, उनके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, उसके यूज कहाँ करते हैं, तो उसका यूज करते हैं हम कहाँ पर बताइए। तो इसका यूज करते हैं हम कहाँ पर, जैसे हमारा टीवी का रिमोट हो गया, क्या हो गया आपका टीवी का रिमोट, बेस्ट एग्जाम्पल आपका, है ना, कि आपका टीवी का रिमोट। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 49, सिंपल क्वेश्चन है, आपने बहुत बार किया हुआ, आपने नेम करा हुआ आपको बहुत बार। द एबिलिटी ऑफ अ सेल टू डिवाइड इनटू टू इक्वल डॉटर्स, जो कोशिका है उसके पास क्या है, एबिलिटी है, क्या है, डिवाइड करने की, कितने में, टू इक्वल डॉटर सेल्स में। तो बताइए उसे क्या बोलेंगे, एक कोशिका की दो समान अनुजात कोशिकाओं में विभाजित होने की क्षमता को क्या कहते हैं, कौन बताएगा, बताइए कौन बताएगा। तो उसे बोलते हैं बाइनरी फिजन। क्या बोलते हैं बच्चा जी, तो उसे बोलते हैं बाइनरी फिजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं द्विविभाजन। क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं हम द्विविभाजन बोलते हैं,
अब बताइए इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल कौन सा आपका बताइए। तो इसका आपका एग्जाम्पल आपका बेनिफिजन का कौन सा आपका एग्जाम्पल है, तो इसका आपका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका अमीबा हो जाएगा। एक तो बेस्ट एग्जाम्पल क्या आपका अमीबा हो गया आपका, है ना। इसका क्या हो जाएगा, अमीबा हमारा इसका बेस्ट एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हम बात करें फ्रेगमेंटेशन की, किसकी बात करें, फ्रेगमेंटेशन की बात करें, तो इसमें क्या होता है, मतलब जो मतलब आपकी जो सेल होती है या मतलब जो आपका ऑर्गेनिज्म है वो क्या करता है, वो मतलब कि इसका प्लीज की एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल आपका है स्टारफिश। कैसा बेटा जी, इसका एग्जाम्पल आपका स्टारफिश है। अब स्टारफिश कैसी होती है, तो ये आपकी होती है इस प्रकार से, ऐसी होती है ना आपकी, कितनी गंदी बनी हुई, एक मिनट, ये भी गंदा बना हुआ देखिए। ये मतलब कैसी इस प्रकार क्या होती है आपकी स्टारफिश होती है, ठीक है ना। अगर स्टारफिश को देखें, अगर हम क्या करें इसे काट दें, क्या कर दें इसे यहाँ से काट दें, तो क्या होगा, जो इसका एक जो पार्ट है इतना वाला, इससे क्या होगा, नई स्टारफिश बन जाएगी। क्या होगा बेटा जी, तो इससे हमारा नया स्टारफिश बन जाएगा। तो इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। क्या बोलते हैं बेटा जी, तो इसे बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन, ठीक है ना। और वजन तो आप जानते ही हो, वजन किसमें होता है, तो वजन आपका किसमें होता है बताइए, तो वो होता है आपका हाइड्रा में, है ना। किसमें होता है, तो वो होता है हमारा हाइड्रा में होता है। चलिए, इतना काफी है सवाल के लिए, आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 50 हमारा वो क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द केमिकल कंपाउंड एंड इट्स कॉमन नेम इनकरेक्टली मैच्ड। तो आपको बताना इनमें से कौन सा हमारा गलत मैच हुआ है, क्या हुआ आपका गलत हमारा विकल्प कौन सा है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए हमारे पास में क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि बेकिंग सोडा। क्या हुआ बेटा जी, तो ये हमारा हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि बेकिंग सोडा। तो ये क्या हमारा, ये हमारा करेक्ट है। कैसा है आपका, करेक्ट है। अब सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है आपका, NaH NaHCO3। तो ये क्या हमारा, ये हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या है बच्चा जी, तो ये हमारा है सोडियम बाइकार्बोनेट है। अगला देखिए, अगला क्या बोल रहा है, नाइट्रस ऑक्साइड। क्या बोल रहा है, नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O। ये क्या हमारा लाफिंग गैस है, बिल्कुल सही बात है। N2O के हमारे पास में, नाइट्रस ऑक्साइड के हमारे पास में लाफिंग गैस है। ये क्या हमारा बिल्कुल सही करेक्ट ऑप्शन हमारा है। ऑप्शन सी हमारे पास में क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है बच्चा जी, कैल्शियम कार्बोनेट क्या हमारे पास में लाइम स्टोन बोल रहा है, यानी कि CaCO3। ये क्या हमारे पास में, ये हमारा है कैल्शियम कार्बोनेट। और इससे क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं हम लाइम स्टोन। क्या बोलते हैं बच्चा जी, तो इससे बोलते हैं हम लाइम स्टोन बोलते हैं, ठीक है ना। और अगला हमारा है क्या है, वॉशिंग सोडा। क्या है बच्चा जी, अगला हमारा है वॉशिंग सोडा हमारा है, ठीक है ना। जो वॉशिंग सोडा होता है वो क्या होता है, वो होता है सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है बच्चा जी, तो ये होता है हमारा सोडियम कार्बोनेट होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है, ठीक है ना। क्या होता है हमारा, सोडियम कार्बोनेट होता है, यानी कि Na2CO3 डॉट 10 मोल्स ऑफ H2O, ठीक है ना। तो ये क्या हमारे पास में, ये हमारा है सोडियम कार्बोनेट, यानी कि वॉशिंग सोडा। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखा हुआ है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका NaOH लिखा हुआ है। तो ये क्या हमारा, ये हमारा गलत ऑप्शन हो जाएगा। तो क्या हमारा, तो आपका ऑप्शन में डी क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या, 51। सिंपल क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज थर्मोसेटिंग पॉलीमर। किसकी बात हो रही है बच्चा जी, तो यहाँ बात हो रही है आपके थर्मोसेटिंग पॉलीमर की बात हो रही है। कैसा है, निम्नलिखित में से कौन सा हमारा थर्मोसेटिंग बहुलक है। अब थर्मोसेटिंग मतलब क्या होता है बताइए, कौन बताएगा। तो इसका मतलब होता है, ये मतलब एक बार में इरिवर्सिबल होता है। कैसा होता है, सिंपल सी बात में एक शब्द बोल लें, तो ये कैसा होता है, ये होता है हमारा इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल यानी कि एक बार ये मोल्ड होने के बाद में बन गया तो दोबारा से मतलब ये नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका आपको जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो बैकलाइट हमारा क्या है, बैकलाइट हमारा कैसा है बेटा जी, तो ये हमारा है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। क्या है बेटा जी, तो ये हमारा है थर्मोसेटिंग पॉलीमर है,
ठीक है ना, आपका बैकलाइट हो गया आपका, है ना, या आपका यूरियो फॉर्मल्डिहाइड हो गया आपका। ये सब क्या है आपके, ये सब हमारे थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स के आपके क्या है, एग्जाम्पल हैं। ठीक है ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या 52, सिंपल क्वेश्चन है। इन न्यूक्लियर रिएक्टर ग्रेफाइट इज यूज्ड एज, जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं हमारे पास में, उसमें ग्रेफाइट का यूज किस प्रकार से किया जाता है। परमाणु रिएक्टरों में ग्रेफाइट का उपयोग किस प्रकार से किस रूप में किया जाता है। तो ऑप्शन ए हमारे पास में फ्यूल यानी कि ईंधन, ऑप्शन बी हमारे पास में है लुब्रिकेंट यानी कि स्नेहक, ऑप्शन सी हमारे पास में मॉडरेटर यानी कि मंदक, ऑप्शन डी हमारे पास में क्या है, इंसुलेटर यानी कि ऊष्मारोधी। तो किसके रूप में किया जाता है, तो वो किया जाता है आपका मॉडरेटर के रूप में। किसके रूप में किया जाता है बच्चा जी, तो वो किया जाता है आपका मंदक के रूप में। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है 53। क्वेश्चन नंबर 53 हमारा क्या है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, किसकी बात हो रही है बेटा जी, तो यहाँ पर नहीं की बात हो रही है ना। नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आपको बताना है किसका एप्लीकेशन नहीं है, आपका थर्ड लॉ ऑफ मोशन का, कि निम्नलिखित में से कौन सा गति के तीसरे नियम पर अनुप्रयोग है। तो बताइए। अब न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, कौन बताएगा। तो वो होता है हमारा क्या है बच्चा जी, तो वो होता है एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट, इज इक्वल एंड अपोजिट, क्या होता है बच्चा जी, रिएक्शन। ठीक है ना। तो ये क्या हमारे पास में, तो ये हमारा है न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्या है बेटा जी, तो ये हमारा है न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। ठीक है ना। देखिए ऑप्शन ए हमारे पास में क्या है, अ फील्डर पुल हिज हैंड ग्रेजुअली विद द मूविंग बॉल व्हाइल होल्डिंग अ कैच। मतलब एक क्षेत्ररक्षक गेंद को पकड़ते समय अपने हाथ को पीछे लेके जाता है। बिल्कुल सही बात है। क्यों लेके जाता है, इसलिए लेके जाता है कि मतलब जो उसका फोर्स है, जो मतलब जिस फोर्स से बॉल आ रही है, तो उसके जो फोर्स मतलब बॉल का है, मतलब वो उसकी हाथ को डैमेज ना कर दे। तो क्या हो जाएगा आपको, ये तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। कैसा बच्चा जी, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है ना, फर्स्ट वाला। उसके बाद में बिल्कुल सही बात है, परंतु सीन क्या है बच्चा जी, तो जो मतलब जो आपका जो ऑप्शन ए है वो किस पर बेस है बच्चा जी, तो ये बेस है हमारा किस पर, तो ये हमारा है न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन पर बेस है। किस पर बेस है बच्चा जी, तो ये हमारा है न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन पर बेस है। कौन सा आपका, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। उसके बाद ऑप्शन बी क्या हमारा, देखिए बी हमारा कोलाइडिंग विद कोलाइडिंग विद प्लेयर्स वाइल किकिंग अ फुटबॉल एंड फीलिंग हर्ट। फुटबॉल को किक मारते समय खिलाड़ी एक दूसरे के होते टकरा जाते हैं और चोट लग जाती है उनके। तो ये क्या बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन सी हमारे पास में एज द सिलर जंप इन फॉरवर्ड डायरेक्शन द बोट मूव्स बैकवर्ड। क्या होता है, जैसे ही नाविक आगे की दिशा में कूदता है, नाव क्या होती है पीछे की ओर चली जाती है। जैसे आपने देखा होगा, मतलब जब भी आप नाव पे बैठे होंगे तो आप अगर आगे पैर रखते हो तो क्या होता है, वो पीछे भाग जाती है ना। ऑप्शन डी हमारे पास में अ फॉरवर्ड फोर्स ऑन द बुलेट एंड रिकॉइल ऑफ द गन। मतलब कि बंदूक की गोली और पतली छेप पर एक अग्रता बल। जैसे अगर आप कोई गन चलाई हो तो क्या होता है, आपके हाथ पर फोर्स लगता है जब गोली बाहर निकलती है ना। तो ये भी क्या, ये भी हमारा किस पर बेस है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पर बेस है। और कौन सा बेस नहीं है, तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए। जो किस पर बेस है, तो वो हमारा है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पर बेस है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर क्या हमारे पास 54 है। 54 के हमारे पास क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स फॉर्म ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जो आपका प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है, कौन सी प्रक्रिया आपकी, प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया आपकी है, उसके दौरान आपका प्रोडक्ट क्या बनता है, बताइए। देख पा रहे आप इस इमेज पर, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल आपका। तो क्या बनता है बेटा जी, तो वो बनता है हमारा ग्लूकोज और हमारा ऑक्सीजन हमारा निकलता है ना।
क्या निकलता है आपका, ऑक्सीजन हमारा निकलता है। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा बच्चा जी, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा बच्चा जी, तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन हमारा हो जाएगा। परंतु कुछ जो बुक्स है मतलब वो हमारा ए भी मानती हैं, क्या मानती है, ए भी मानती हैं कि जो वाटर वो बनता है, मतलब जो पानी बनता है हमारा, वो वेपर के रूप में क्या होता है, हवा में निकल जाता है, ठीक है ना। वाटर भी बनता है मतलब हवा के रूप में निकल जाता, उड़ जाता है। तो अगर मतलब कोई बच्चा मतलब या कोई मतलब जो आपके बोर्ड ऑथेंटिक मतलब जो आपका संस्था है, मतलब अगर वो उसका ऑप्शन नंबर ए भी मानती है, तो मतलब ऑप्शन नंबर ए भी हमारा गलत नहीं है। लेकिन जो मेन करेक्ट है वो कौन सा बच्चा जी, तो वो हमारा है ऑप्शन नंबर बी वाला, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 55 हमारा क्या है, सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड इज ड्यू टू, एक तरल का पृष्ठ तनाव किसके कारण होता है बताइए। तो वो होता है हमारा किसके कारण बेटा जी, तो वो होता है कोहेसिव फोर्स ऑफ बिटवीन दो मॉलिक्यूल्स, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जब लगता है आपका संसंजक जो बल लगता है उसके कारण क्या होता है आपका सरफेस टेंशन होता है, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन क्या है 56 हमारा सिंपल सा है, विच व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ ग्रीन विट्रॉल, जब ग्रीन विट्रॉल होता है उसका केमिकल नेम क्या होता है, हरे विट्रॉल का रासायनिक नाम क्या होता है, कौन बताएगा बच्चा जी, बताइए बताइए। तो उसका होता है फेरस सल्फेट, क्या होता है बच्चा जी, तो उसका होता है हमारा फेरस सल्फेट, क्या होता है ग्रीन पेट्रोल का केमिकल नेम होता है। और जो हमारा फेरस सल्फेट होता है केमिकल फॉर्मूला क्या होता है बच्चा जी, तो वो होता है FeSO4, ठीक है ना। क्या होता है, तो वो होता है हमारा FeSO4। और फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, कौन बताएगा, तो फेरिक ऑक्साइड का होता है हमारा, तो क्या होता है वो, तो वो होता है हमारा फेरिक ऑक्साइड का, तो वो होता है Fe2O3, ठीक है ना। और अगर बात करें हम फेरिक फॉस्फेट की बात करें, तो उसका क्या होता है, तो उसका होता है हमारा फेरिक ऑक्साइड फॉस्फेट का FePO4, ठीक है ना। और आपका फेरिक हाइड्रोक्साइड का क्या होता है बच्चा जी, तो वो होता है हमारा FeOH का होल थ्राइस, क्या होगा आपका FeOH का होल थ्राइस आपका, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन में क्या 57 हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द सेम डायमेंशन एज अ प्रेशर, जो प्रेशर है जो उसका जो डायमेंशन है उसके तरीके का मतलब सेम किसका होगा आपका, निम्नलिखित में से किसकी बीमा दाब के बीमा के समान होगी, बताइए किसकी होगी आपकी। देखिए जो प्रेशर होता है हमारा, क्या होता है बेटा, जो प्रेशर होता है हमारा, तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, उसका होता है फोर्स अपॉन एरिया, क्या होता है, तो उसका होता है हमारा फोर्स अपॉन एरिया होता है, ठीक है ना। यानी कि क्या होता है आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर, यही होता है ना आपका, है ना। तो क्या बन जाएगा आपका, इसका बन जाता है आपका ML-1 T का स्क्वायर, ठीक है ना, यही बनता है ना आपका ML, ये बन जाता है आपका, है ना। हमारे पास यूनिट मतलब कि ऑप्शन ए है, वो क्या ऑप्शन 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 ए हमारे पास स्टेन है, यानी कि विकृति है। विकृति क्या होता है बच्चा जी, तो विकृति का हमारा यूनिट लेस होता है, उसकी कोई भी यूनिट हमारी नहीं होती है, किसकी आपकी कोई बीमा नहीं होती, किसकी आपकी विकृति की कोई भी बीमा आपकी नहीं होती है। और वर्ग का क्या होता है बताइए, तो वर्ग का होता है आपका क्या होता है बच्चा जी, तो वो होता है आपका ML2T⁻², है ना, ये होता है आपका वर्क का। और फोर्स का क्या होता है, तो फोर्स का आपका होता है ML T-2, तो ये क्या हमारा फोर्स का आपका बीमा होगी, आपकी डायमेंशन होगी हमारी, है ना। बच्चा क्या आपका स्ट्रेस बचा, तो स्ट्रेस क्या आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका प्रेशर और स्ट्रेस का क्या होता है बच्चा जी, तो सेम उसकी बीमा होती है, क्या होती है आपकी सेम उसकी डायमेंशन होती है, किसकी, प्रेशर की और स्ट्रेस की, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या है 58, विच विटामिन बिहेव्स एज अ एंटीऑक्सीडेंट, तो कौन सा विटामिन ऐसा जो मतलब आपका एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, बताइए कौन सा विटामिन एंटीऑक्सीडेंट की तरह रूप में काम करता है। तो कौन सा करता है, तो वो करता है हमारा विटामिन सी,
कौन सा करता है बच्चा जी? तो वो करता है आपका विटामिन सी करता है, ठीक है ना। कौन सा करता है? तो वो करता है आपका विटामिन सी। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या 59 हमारा सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या हमारे पास में, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ अ साउंड वेव। हमें क्या करना है, मतलब वेवलेंथ मतलब की फाइंड करनी है, किसकी? साउंड वेव की। वेयर फ्रीक्वेंसी इज 200 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी कितनी दी है बच्चा जी? तो फ्रीक्वेंसी दी है हमारी 200 हर्ट्ज। और स्पीड कितनी है हमारी? तो स्पीड हमारी 400 मीटर पर सेकंड है। क्या है हमारे पास में? तो हमारी आवृत्ति हमारी कितनी? 200 हर्ट्ज है हमारी। और गति कितनी दी हुई है? तो गति दी हुई है हमारी 400 मीटर पर सेकंड। और हमको बताना क्या है? हमको निकालना है आपका ध्वनि तरंग की तरंग दैर्घ्य की गणना करनी है हमको, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे बताइए? तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चा जी? तो सिंपल फॉर्मूला आपका होता है लैम्डा इक्वल टू बी अपॉन एफ, है ना। क्या होता है? लैम्डा इक्वल टू म्यू अपॉन एफ होता है हमारा। एफ मतलब की फ्रिक्वेंसी आपकी, ठीक है ना। एफ क्या होती है हमारी? एफ होती है हमारी फ्रिक्वेंसी, ठीक है ना। और म्यू क्या, वी क्या हमारे पास में? ये हमारी है वेलोसिटी, ठीक है ना। और लैम्डा क्या होता है हमारा? तो वो होता है हमारा वेवलेंथ। क्या होता है बच्चा जी? तो वो होता है हमारा वेवलेंथ होता है। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए अब म्यू कितना दिया हुआ है? तो वो दिया हमारा 400 अपॉन 200। जीरो जीरो आपका नंबर बच गया, दो एक कम दो, दो दूनी चार। तो कितना आ गया बच्चा जी? तो ये आपका कितना जाएगा? तो ये आपका जाएगा 2 मीटर। तो क्या हो गया आपका? इसका आपको जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है ना। अब देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन, वो क्या हमारे पास में सिंपल क्वेश्चन है। व्हाट इज द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड नोन एज। क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है वह दर्पण क्या कहलाता है जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर मुड़ा हो। किसकी तरफ मुड़ा हो बेटा जी? बाहर की तरफ मुड़ा हो, यानी किस प्रकार का हो? आपका इस प्रकार का हो, है ना। और इसमें बाहर की तरफ क्या हो? आपकी साइन हो आपकी। तो इस प्रकार के मिरर को आप क्या बोलेंगे? बताइए, कौन बताएगा? बताइए बताइए। तो इस प्रकार के मिरर क्या बोलेंगे? तो इसको बोलते हैं हमें, क्या बोलते हैं भैया जी? तो इसको बोलते हैं हम कॉन्वेक्स मिरर। क्या बोलते हैं भैया जी? तो इससे हम बोलते हैं आपका कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा आपका? इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा बच्चा जी? तो इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, और बाकी तो आपको पता ही है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।